हेलो एवरीवन, दिस इज सत्यम उपाध्याय एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल दुर्गा विज्ञान संस्थान। हम लोग फेब 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था पीजीटी का, उसका सॉल्यूशन देख रहे थे और हमने क्वेश्चन नंबर 40 तक सॉल्यूशन बना लिया था। आज के इस लेक्चर सीरीज में हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 से 1 से 50 तक सॉल्यूशन देखेंगे कि क्वेश्चंस का क्या सॉल्यूशन रहने वाला है। ओके। और इसके साथ साथ आप लोगों ने असाइनमेंट्स लगा लिए होंगे और जिन लोगों को असाइनमेंट्स नहीं मिले हैं वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहां से असाइनमेंट्स डाउनलोड कर सकते हैं और वेबसाइट से भी असाइनमेंट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मॉक टेस्ट भी अपलोडेड है, वो भी आप लगा सकते हैं। तो आइए आज का प्रॉब्लम सेशन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है द रेशियो ऑफ द ग्राम मॉलिक्यूलर स्पेसिफिक हीट गामा ऑफ ए डायटोमिक गैस। ओके, तो डायटोमिक गैस के लिए हमसे जो गामा रहता है और हम गामा को CP/CV भी लिखते हैं, उसका रेशियो पूछा है। ओके, तो सिंपली दिस रेशियो इज 1.40 और ये एक कांस्टेंट होता है और मैंने लिख रखा है मोनोएटॉमिक गैस के लिए ये 1.66 आता है और साथ ही साथ पॉलीएटॉमिक गैस के लिए 1.33 आता है। इसका जो गामा का वैल्यू होता है वो हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं, पर उस पर नहीं जाते हुए हम लोग ये जो तीन कांस्टेंट वैल्यूज हैं फॉर मोनोएटॉमिक गैस, डायटोमिक गैस एंड पॉलीएटॉमिक गैस, इनके लिए फाइंड आउट डायरेक्टली लिख लेते हैं। तो ये आप याद कर लेंगे। ओके, तो इसी के साथ साथ हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा और ये सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्टली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन बोल सकते हैं इसे। अच्छा, एक बात और, हाँ, कि जो पीजीटी 2019 में फैब में जो एग्ज़ाम हुआ था वो पेपर एज कंपेयर टू 2021 के थोड़ा इजी आया था। थोड़ा नहीं, काफ़ी इजी आया था, क्योंकि ये जो 2021 में हम लोगों ने डिस्कस किया तो हम देख सकते थे काफ़ी कैलकुलेटिव पार्ट इसमें था। पर एक चीज़ यहाँ पे थी कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए थे 2021 में। 2029 से काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट हुए थे। ओके, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42 हमारा क्या कह रहा है। इफ द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ hydrogen molecules at NTP is 1.84 kilometer per second. What will be if V for oxygen molecules at NTP? ओके, तो यहाँ इन्होंने यहाँ पे जो RMS और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हाइड्रोजन एटम्स के लिए दे रखी है और बता रखा है नेचुरल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, तो ये इन्होंने दे रखा है। इसी के साथ उन्होंने पूछा है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के लिए क्या होगी, कंडीशन सेम है, एनटीपी पे ही हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा VRMS होता है और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो ये फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3RT डिवाइड बाई कैपिटल M। M इज द मोलिकुलर मास एंड T इज द टेम्परेचर, R इज गैस कांस्टेंट। ओके, तो ये फॉर्मूला होता है। अब हम देखेंगे कि हमें बात किया गया है एनटीपी पे। तो एनटीपी पे क्या रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट है और जो गैस कांस्टेंट कैपिटल आर है वो पहले से ही कांस्टेंट है। तो यहाँ पे जो डायरेक्टली डिपेंडेंस बनेगा इसका वो ये मास, मॉलिक्यूलर मास पे बनेगा और मॉलिक्यूलर मास हमें हाइड्रोजन का पता है। ओके, और इसके साथ साथ ऑक्सीजन का भी मॉलिक्यूलर मास पता है। तो हम एक यहाँ से रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर लेंगे, B1 डिवाइड बाई B2 इज इक्वल्स टू, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट के, तो यहाँ से M2 ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में M1 आ जाएगा। ओके, तो हमने ये फॉर्मूला एस्टेब्लिश कर लिया। अब यहाँ पे जो भी मासेस हैं हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का वो यहाँ पुट कर देंगे। हम सभी जानते हैं कि हाइड्रोजन के लिए जो मास होता है मॉलिक्यूलर मास वो 2 रहता है और यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए जो हमारा मॉलिक्यूलर मास रहता है वो 32 रहता है। ओके, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए। ओके, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए। तो यहाँ पे हमने ये पुट किया। अब हम देखेंगे आगे का कैलकुलेशंस कैसे करना है। हमें B2 फाइंड आउट करना है और हम ये भी कह सकते हैं कि RMS स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के लिए फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हम लोग इसको इधर ले आएंगे LHS में और बाकी सारे टर्म्स को RHS में ले जाएंगे।
यहाँ पे m1 पुट करेंगे, m2 पुट करेंगे और यहाँ से हम लोग देखेंगे ये आएगा 1/16। स्क्वायर रूट ऑफ 1/16 इज 1/4 एंड व्हेन we divide 1.84 by 4 we get 0.46 किलोमीटर पर सेकेंड। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया और ये हमें ऑप्शन नंबर डी में दे रखा था, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 हमारा क्या कह रहा है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 43 हमें बोल रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 20 किलोवोल्ट टू 80 किलोवोल्ट, इट्स रिजॉल्विंग पावर विल बी। ओके, तो रिजॉल्विंग पावर पूछा है इन्होंने और ये क्या कर रहे हैं कि पोटेंशियल को इंक्रीज करवा दिया। ओके, तो जो माइक्रोस्कोप पे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं उसको उन्होंने सिंपली इंक्रीज करवाया है। तो रिजॉल्विंग पावर का हमने वेवलेंथ पे डिपेंडेंस पढ़ा है पर पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंडेंस नहीं पढ़ा है। तो क्या हुआ, हमने वेवलेंथ का डिपेंडेंस तो पोटेंशियल पढ़ा है फॉर इलेक्ट्रॉन। ओके, तो उसका यूज यहाँ पे करेंगे और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना था। अब देखिए जो रिजॉल्विंग पावर होता है वो प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के। ओके, एंड जो वेवलेंथ होता है वो स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल के। तो यहाँ से एक रिलेशनशिप हमें मिल जाएगा और जो रिलेशनशिप का फॉर्म बनेगा यहाँ पे वो फॉर्म बनेगा रिजॉल्विंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ पोटेंशियल के। तो वहां से हम लोग जब R1 और R2 करेंगे तो यहाँ से ये फॉर्म बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ V1 एंड V2 और ये पोटेंशियल है जो इस तरीके से हम इंक्रीज करवा रहे हैं। इनिशियली कितना था और फाइनली कितना हो गया। ओके, तो वही सब है और अब हम देखेंगे यहाँ से हमें क्या फाइंड आउट करना है, रिजॉल्विंग पावर इन फाइनल केस। तो R2 फाइंड आउट करना है, तो R2 को हम लोग LHS में ही रहने देंगे, बाकी सारी टर्म्स को RHS में ले जाएंगे। RHS में ले जाएंगे तो हमारा ये फॉर्म बनेगा R2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ V2 डिवाइड बाई V1 मल्टीप्लाइड बाई R1। ओके, तो ये फॉर्म बन रहा है। अब आप यहाँ से देखेंगे कि V2 जो फाइनल पोटेंशियल था हमने इंक्रीज करवाया था वो हमारा 80 किलो वोल्ट था और जो हमारा इनिशियल पोटेंशियल था वो हमारा 20 वोल्ट था। ओके, तो यहाँ से और जो R1 था वो हमने R ले लिया है। अब यहाँ से जब हम डिवाइड करवाएंगे तो यहाँ 4 आएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। तो यहाँ से हमारा जो रिजॉल्विंग पावर हो जाएगा वो 2 टाइम्स हो जाएगा और हमें ऑप्शन नंबर बी में दे रखा था, सॉरी ऑप्शन नंबर ए में दे रखा था 2 टाइम्स। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 44 हमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो इनमें से कौन सा हमारा गलत होने वाला है वो हम देखेंगे और यहाँ पे जोन प्लेट के बारे में पूछा गया है। ओके, तो जोन प्लेट बेसिकली हम लोग यूज करते हैं, ऑप्टिक्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और ये हमें BSc लेवल पे पढ़ाया जाता है। ओके, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ रहा है और आते हैं क्वेश्चन, ऐसा नहीं है नहीं आते हैं, ग्रेजुएशन लेवल और MSc लेवल से भी आते हैं एक तो क्वेश्चन। तो देखते हैं जोन प्लेट हैज मैनी फोसाई। तो ये जो हमारा ऑप्शन है ये करेक्ट है। ओके, और इसके साथ साथ ऑप्शन बी दे रखा है जोन प्लेट इज सिमिलर टू कॉन्वेक्स लेंस। बिल्कुल सही बात है, जो हमारा जोन प्लेट रहता है वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह दिखता है। अब यहाँ पे एक दे रखा है फोकल लेंथ ऑफ जोन प्लेट डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। हाँ, ये भी सही है, ये क्वेश्चन हमारा सही है। तो ये जो तीनों भी स्टेटमेंट लिखे हैं ABC जोन प्लेट के बारे में, ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अब इसमें से जो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा नन ऑफ द एबव। ओके, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मैंने यहाँ पे कुछ जोन प्लेट के बारे में लिख रखा है, आप यहाँ से पढ़ लेंगे। तो बेसिकली जो जोन प्लेट होता है वो वेव का जो मतलब जो वेव कैरेक्टर को शो करने के लिए हम लोग जोन प्लेट का यूज करते हैं और इस कॉन्वेक्स लेंस की तरह दिखता है। इसी के साथ साथ इसके पास मल्टीपल फोसाई रहते हैं और इसका जो फोकल लेंथ रहता है वो डायरेक्टली वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। ओके, तो यहाँ पे ये सब जोन प्लेट के बारे में था और यहाँ पे अगर हमें फोसाई पूछा जाता है कि व्हाट इज द फोसाई ऑफ द जोन प्लेट,
तो हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते थे। और साथ ही साथ यहाँ पे ये रेडियस भी फाइंड आउट कर लेंगे और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो भी रहेगा इसके हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया, नन ऑफ द अबव। ओके, तो ये तीनों ही पॉइंट्स करेक्ट थे। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 45 हमें कह रहा है ए स्प्रिंग हैज लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड ए फोर्स कांस्टेंट 10 to the power 3 न्यूटन per meter. Two masses of 10 gram and 90 gram attached to its end. The spring is placed on a horizontal table, stretched and released. What is the frequency of oscillation? ओके, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन फाइंड आउट करना है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारे पास एक स्प्रिंग है जिसके पास एक स्प्रिंग कांस्टेंट के है, के का वैल्यू डिफाइन कर रखा है। साथ ही साथ इन्होंने बताया है कि स्प्रिंग का कुछ लेंथ है इन द स्टेट ऑफ अनस्ट्रेस्ड। जब हम उसको हमने नॉर्मल स्टेट में रखा है तब उसका लेंथ इन्होंने दे रखा है। ओके, अब इन्होंने क्या बोला कि हमने दो मासेस m1 एंड m2 हमने अभी ले लिए हैं। वो हमने एक एंड पे तो एक मास को कनेक्ट कर दिया, दूसरे वाले को दूसरे एंड पे कनेक्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि इस स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे और रिलीज कर देंगे, तो ये क्या करेगा, ऑसिलेट करने लगेगा। ओके, जब ऑसिलेट करेगा तो हमें ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी बताना है कि कितना तेज ये ऑसिलेट करेगा, एक सेकंड में कितनी बार ऑसिलेट कर सकता, तो वही सब हमें बताना है। तो देखते हैं कैसे। सबसे पहले हमारा जो एम है वो है एंगुलर फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करने का। क्यों है? क्योंकि एंगुलर फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करने से क्या होगा, उसकी हेल्प से हम लोग फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। हालांकि हम जानते हैं कि फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन जो हमारा रहता है 1/2 पाई और मल्टीप्लाई दिस टर्म। पर हमें कभी कभी क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स मेमोराइज नहीं कर पाते हैं और 2 पाई कभी ऊपर लिख देते हैं, कभी डिनोमिनेटर में लिख देते हैं, तो आंसर रॉन्ग आ जाता है। इससे अच्छा है कि आप एंगुलर फ्रिक्वेंसी को मेमोराइज कर लीजिए और उसमें जो रिलेशनशिप रहता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, उसकी हेल्प से फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट कर लीजिए। ओके, तो इससे पहले अब हम क्या करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ के बाई म्यू। म्यू इज द रिड्यूस्ड मास। तो रिड्यूस्ड मास क्यों आ गया यहाँ पे, आप यहाँ पे देखिए ये 2 बॉडी प्रॉब्लम है, तो हम इसे क्या करेंगे, 1 बॉडी प्रॉब्लम में सॉल्व करेंगे। ओके, तो जब 1 बॉडी प्रॉब्लम में सॉल्व करेंगे तो उसके लिए हमें जो जरूरत होगा वो होगा रिड्यूस्ड मास का। तो ये रिड्यूस्ड मास का फॉर्मूला रहता है, इसका यूज करके हम लोग म्यू रिड्यूस्ड मास फाइंड आउट कर लेंगे और ये हमारा आएगा 9 × 10⁻³ kg। ओके, तो ये हमारा मिल गया रिड्यूस्ड मास और यहाँ से हम लोग इसका यूज कर लेंगे इस वाले फॉर्मूले में और ओमेगा को जब फाइंड आउट करेंगे तो ओमेगा हमारा ये आ जाएगा। ओके, अब ओमेगा इज डायरेक्टली इक्वल टू 2 पाई एफ। एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। यहाँ से फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इतना मिलेगा। अब यहाँ से देखिए आप लोग पाई का वैल्यू पुट करेंगे 22 डिवाइड बाई 7, 7 न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो यहाँ से हमें 7 डिवाइड बाई 44 इंटू 10⁻³ आ जाएगा। ओके, इसी के साथ साथ हमें जब हम कैलकुलेशंस करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगा वो आएगा 53 हर्ट्ज। ओके, तो हमें ये रिक्वायर्ड आंसर मिल गया है। ओके, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा, एक मिनट देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट। ओके, तो इसमें पूछ रहे हैं व्हाट इज द फंडामेंटल बेसिक ऑफ लेजर। तो जो फंडामेंटल बेसिक ऑफ लेजर रहता है वो हमारा स्टिमुलेटेड इमिशन से रिलेटेड होता है और स्टिमुलेटेड इमिशन की हेल्प से ही हम लोग लेजरिंग एक्शन परफॉर्म कर पाते हैं। स्टिमुलेटेड इमिशन का मतलब ये है कि नंबर ऑफ एटम्स इन द एक्साइटेड स्टेट इज मोर देन द लोअर स्टेट। ओके, तो जो ग्राउंड स्टेट रहेगा उसमें जो एटम्स रहेंगे वो कम रहेंगे, बाकी जो हमारा एक्साइटेड स्टेट है उसमें एटम ज़्यादा रहेंगे, तभी स्टिमुलेटेड इमिशन और लेजरिंग एक्शन परफॉर्म हो पाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन इन्वर्जन। ओके, तो ये रहा हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 47 में हमें पूछ रहे हैं
on moving from the surface towards the center of charged solid metal sphere the electric field. ओके, तो जब हम सरफेस से सेंटर की तरफ मूव करेंगे और यहाँ पे कंडीशन दे रखा है कि जो हमारा स्फीयर है वो सॉलिड और मेटल का बना हुआ है। ओके, सॉलिड मेटल का बना हुआ है, तो यहाँ पे जब हम देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे सॉलिड हो या कैसा भी मेटल हो, वॉल्यूम में क्या रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो रहता है मेटल के केस में। ओके, तो कंडक्टिंग केस है तो चार्ज वॉल्यूम में नहीं रहेगा, चार्ज सरफेस पे आ जाएगा, तो इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जीरो हो जाएगा जब हम सरफेस से सेंटर की ओर जाएंगे। तो इस केस में हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इज एवरीवेयर जीरो। ओके, तो एवरीवेयर का मतलब ये है कि उसके अंदर, ओके, तो उसके अंदर हर जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो जीरो रहेगा। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशंस हैं वो भी लिख रखे हैं, आप यहाँ से देख लीजिए। अगर आपको मेमोराइज नहीं है तो मेमोराइज कर लीजिए। आउटसाइड के लिए इतना, सरफेस पे इतना आ जाता है, इनसाइड के लिए जीरो हो जाता है। हाँ, ये एक चीज ध्यान रखना है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशंस हैं वो इन द केस ऑफ कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है। ओके, अगर नॉन कंडक्टिंग केस आ जाएगा तो ये केस डिफरेंट रह जाएंगे, वहाँ पे ये वाला जो हमारा फॉर्म रहेगा ये जीरो नहीं होगा, ये वैल्यू चेंज हो जाएगा और ये वैल्यू आता है रो आर डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो ये चेंज हो जाता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 48 में हमें पूछ रहे हैं द करंट फ्लोइंग इन ए कॉइल of self induction 0.4 millihenry, okay, is changed by 250 millihenry in 0.1 second. What is the induced EMF in the coil? ओके, तो बेसिकली जब हम किसी भी करंट कह रहे हैं कॉइल में करंट को चेंज करेंगे तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा और उसी ईएमएफ का हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सेल्फ इंडक्टेंस भी दे रखा है और जो हमें करंट का वैल्यू है, किस करंट से हम लोग चेंज कर रहे हैं, वो भी दे रखा है, तो हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और हमारा जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। एल इज द सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस दे रखा था 0.4 इंटू 10⁻³ ये वैल्यू पुट करेंगे सेल्फ इंडक्टेंस का, इंटू 250, ये चेंज हो रहा है तो मिली एम्पेयर में था तो इसको हम लोग एम्पेयर में कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए अब यहाँ से कैलकुलेशंस को करेंगे तो इतना आ जाएगा और ये 10⁻⁻6 और यहाँ से 10⁻³ बन जाएगा और ये जब बनेगा तो यहाँ पे 10⁻³ आ जाएगा और ये हमारा जो आंसर आएगा वो वोल्ट में आएगा, इसको मिली वोल्ट में लिख लेंगे, साथ में माइनस आ रहा है और ये माइनस स्टार्टिंग में ही आ रहा था, वही माइनस यहाँ पे आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 48 का सॉल्यूशन था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49 का सॉल्यूशन क्या है। A 220 volt AC source is connected across an inductance of 1 Henry। ओके, तो इंडक्टेंस का ये जो इंडक्टेंस रहेगा उसका वैल्यू दे रखा है 1 हेनरी। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज 50 हर्ट्ज देन व्हाट इज द पावर लॉस। ओके, तो पावर लॉस फाइंड आउट करना है। तो इन सर्किट्स में जो भी रहता है, अगर हम यहाँ पे इंडक्टर लगाया भी, अगर रेजिस्टेंस लगा दें, कैपेसिटेंस लगा दें, तो उस केस में जो पावर लॉस का फॉर्मूला रहता है वो ये रहता है। ओके, तो ये एंगल पे डिपेंड करता है बेसिकली जो पावर लॉस है। तो जब ये एंगल पे डिपेंड करेगा तो इस केस में जब ओनली जो हमारा इंडक्टेंस है वो प्रेजेंट रहेगा तो यहाँ से जो डिफरेंस आएगा, फेज डिफरेंस, वो π/2 का आता है इन द केस ऑफ इंडक्टर। तो π/2 cos π/2 इज 0, तो पावर लॉस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इन द केस ऑफ इंडक्टर। और आप यहाँ से देख भी सकते हैं कि अगर हम एक इंडक्टर को एक बार किसी भी एसी सोर्स से कनेक्ट कर दें तो वो क्या करेगा, पहले तो करंट इंक्रीज होगा, फिर जब डिक्रीज होने लगेगा तो इंडक्टर अपना करंट खुद प्रोड्यूस कर देगा, तो इस तरीके से उसमें पावर लॉस नहीं होंगे। ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट सेम कंडीशन फॉर कैपेसिटर के लिए भी आएगा। ओके, तो कैपेसिटर पहले चार्ज होगा फिर डिस्चार्ज होगा, फिर मतलब इस तरीके से ये कंडीशन रहता है। अब क्वेश्चन नंबर 50 हम देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 50 हमें दे रखा है एन एक्स-रे ट्यूब ऑपरेट्स एट 20 किलो वोल्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ओके, तो वेवलेंथ दे रखा है पहला वाला कि यह प्रेजेंट होगा या एब्सेंट होगा, इन्होंने बोला है कि एब्सेंट होगा, हम लोग चेक करेंगे। ओके, और दूसरा वाले में बोला है कि प्रेजेंट है, तो ये भी चेक करेंगे। ओके, तो अब इनमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इनमें करेक्ट है, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन 2 या दोनों या कोई भी नहीं।
तो बेसिकली जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके जाएगा वो एनर्जी उसके पास रहेगा E मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल डिफरेंस, जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं, एंड इक्वल टू एस सी बाई लेमडा मिनिमम। तो लेमडा मिनिमम फाइंड आउट करना है कि लेमडा मिनिमम कितना रह सकता है। तो लेमडा मिनिमम हमारा रह सकता है, देखेंगे यहाँ से एच सी वाई ई जो चार्ज है उसको जो है पुट कर देंगे तो इसका जो वैल्यू आता है वो आता है 12400। ओके, तो ये वैल्यू आता है एच सी का, और ये जो आंसर आएगा वो हमारा डायरेक्टली एंगस्ट्रॉम में आएगा। ओके, तो यहाँ से हम लोग जो पोटेंशियल है उसका पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू पुट करेंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू पुट करते ही लेमडा मिनिमम आ जाएगा 0.620 एंगस्ट्रॉम। ओके, तो आप देख सकते हैं कि ये जो है हमें दे रखा था 0.5 एंगस्ट्रॉम, इससे तो ज़्यादा है। तो अब बोल रखा था कि ये अपसेंट होगा तो राइट, ये राइट है, और ये बोल रखा था कि 0.8 प्रेजेंट होगा तो उससे ये कम है, तो ये भी राइट है हमारा, क्योंकि ये कम है तो ये प्रेजेंट होगा और ये अपसेंट होगा। ओके, तो दोनों ही ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम सेशन में देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 51 का सॉल्यूशन क्या रहने वाला है। 51 से 60 तक इनका सॉल्यूशन देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम सेशन में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए।